जय हिंद। तत्काल स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह के बारे में समझते हैं। चैप्टर का नाम दिया गया आव्यूह या मैट्रिक्स। यह आव्यूह या मैट्रिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसी को समझते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा हमें आसानी पड़ेगी। तो सबसे पहले किसी एक उदाहरण लेंगे। कोई एक उदाहरण लेने के बाद उसी उदाहरण के माध्यम से हम यह समझेंगे कि हमारा मैट्रिक्स यानी आव्यूह क्या होता है। जैसे मान लेते हैं राम है, राम बाजार चला गया है। बाजार जाने के बाद उसने कुछ पेंसिलें खरीदे होंगे, कुछ किताब होंगे। इन्हीं दो चीजों का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं राम है, राम बाजार चला गया, तो बाजार में गया तो वह पेन खरीद लिया है और खरीद लिया है किताब। अगर राम बाजार गया तो पेन खरीदा है, किताब, कुछ पेन खरीदा होगा, कुछ किताब खरीदा होगा। हम यह मान के चलते हैं जो पेन थी वह पेन की संख्या 2 थी और जो किताब थी किताब की संख्या मान लेते हैं 5। 2 और 5 किताबें खरीदी है और राम अकेले इस बार गया था। उसके साथ में दोबारा और एक और व्यक्ति चला गया। जैसे मान लेते राम था, राम का एक दोस्त श्याम था। तो मान लेते राम और श्याम दोनों ही बाजार गए हैं। तो राम और श्याम दोनों ने ही इस बार पेन और किताबें खरीदी हैं। लिखेंगे पेन और किताब। जो राम ने पेन खरीदी है वह 2 ही पेन खरीदी थी और किताब खरीदी थी 5। जो श्याम था, श्याम ने भी पेन और किताब खरीदी। तो श्याम ने कुल 3 पेन और 2 किताबें खरीदी हैं। और मान लेते हैं यह दोनों पेन किताब खरीद रहे थे। इनका एक और साथी या एक और दोस्त आ गया, इन दोनों को पूछा है कि तुम लोग क्या खरीद रहे हो, पेन और किताब। तो जो इनका एक और दोस्त था उनका नाम मान लेते हैं मोहन है, उन्होंने भी पेन और किताब खरीदनी स्टार्ट कर दिए। तो अगली कंडीशन मिलते हैं राम, श्याम और मोहन। यह तीनों लोग थे, यह तीनों पेन और किताब ही खरीद रहे थे, पेन और किताब। जो पहले राम था वह 2 पेन और 5 किताबें खरीदा था। जो श्याम था 3 पेन और 2 किताबें खरीदा था। और मान लेते जो मोहन था वह केवल 1 पेन और केवल 1 ही किताब खरीदा था। उसके बाद कुछ समय बाद फिर से वह दुकान पे चले गए। फिर से उन्होंने कुछ पेन किताब, इस बार मान के यह भी चलते हैं कि उन्होंने कुछ पेंसिलें भी साथ में खरीदी होगी। तो इधर लिखते हैं आगे पहले मान लेते अकेले राम ही गया था, पेन खरीदा था, किताब खरीदा था और इस बार और बढ़ा लेते एक तो पेंसिल। पेन, किताब और पेंसिल, यह तीनों की तीनों चीज उसने खरीदा। तो मान लेते हैं यहाँ पर इस बार उसने 2 पेन, 5 किताब और 6 पेंसिल खरीदी है। यह राम अकेले गया था। फिर कुछ दिनों के बाद या अगले हफ्ते या अगले दिन किसी एक समय वह बाजार जा रहा था। बाजार जाते समय उसका एक दोस्त और भी आ गया जिसका नाम हम मान लेते हैं श्याम। यह राम था, राम के साथ में आ गया श्याम। यह दोनों लोग बाजार गए थे। तो पेन, किताब और पेंसिल खरीद रहे थे। पेन, किताब और पेंसिल ही खरीद रहे थे। जो राम था वह 2 पेंसिल, 5 किताब और 6 पेंसिल खरीदा था। जो श्याम था, श्याम ने 1 पेन, 2 किताबें तथा 1 भी पेंसिल नहीं खरीदी थी। उसको मान लेते हैं कि पेंसिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर आगे चले गए। यहाँ पर 2 दोस्त थे और मान लेते हैं कि इनका एक दोस्त और भी बढ़ गया। उस दोस्त का नाम मान लेते हैं मोहन था। राम, श्याम और मोहन मान लेते हैं। जो यहाँ पर पेन खरीद रहे थे, किताब खरीद रहे थे और पेंसिल खरीद रहे थे। मान लेते हैं राम जो था वह 2 पेन खरीदा था, 5 पेंसिल खरीदा था और 5 किताब और 6 पेंसिल खरीदा था। जो श्याम था वह 1 पेन और 2 किताब और 0 पेंसिल खरीदा था। उसके बाद जो मोहन आया, मोहन ने 2 पेंसिल,
4 किताब तथा 8 पेंसिल खरीद ली। ऐसे कुछ नंबर्स लिख दिए हैं। इन नंबरों के बारे में थोड़ा जानकारी और प्राप्त करते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो यह जो पूरी लाइन दी गई है केवल राम के बारे में दी गई है, और यहाँ से यह पता चलता है तो राम जो है वह 2 पेन और 5 किताबें खरीद कर लाया है। उसके बाद यहाँ से यह देखते हैं कि यह लाइन जो हमें राम की बता रही है, यह लाइन हमें श्याम को बता रही है। यहाँ से यह पता चलता है कि जो राम था वह गया है 2 पेन खरीदा है और 5 किताब खरीद कर लाया है। और नीचे देखते हैं, यहाँ से यह पता चलता है जो श्याम था वह बाजार गया है 3 पेन और 2 किताबें खरीद कर लाया है। उसके बाद देखते हैं राम जो था, यह जो लाइन हमारी है राम को दर्शा रही है, यह श्याम को दर्शा रही है, यह दर्शा रही है मोहन को। जो राम था वह 2 पेंसिल और 5 किताब खरीद कर लाया है। जो श्याम था वह 3 पेन और 2 किताबें खरीद कर लाया है। और जो मोहन था, मोहन ने 1 पेन और 1 किताब ही केवल खरीदी थी। जब उन्होंने किताब और पेन खरीद लिया था, हमने यह मान के चला तो उन्हें कुछ और भी आवश्यकता थी। उस आवश्यकता का हम नाम दे दिए थे पेंसिल। जैसे मान लेते यह जो हमारी लाइन है यह तो राम को ही दर्शा रही है, तो राम ने पेंसिल खरीदा है, किताब खरीदा और पेंसिल खरीदा, सॉरी पेन खरीदा है, किताब खरीदा और पेंसिल खरीदी है। तो जो राम था वह 2 पेन खरीदा है, 5 किताब खरीदा और 6 पेंसिलें खरीदा है। और नीचे देखते थे जो यह राम था वह 2 पेन खरीदा है, 5 किताब खरीदा और 6 पेंसिल खरीदा है। और उसके बाद जो श्याम था, श्याम ने 1 पेन 2 किताब खरीदी और 0 पेंसिल, यानी उसको पेंसिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद आगे देखते हैं, यह जो लाइन है राम की है, यह श्याम की है, यह मोहन की है। जो मोहन है वह जो राम है, राम केवल 2 पेंसिल खरीदा है, 5 किताब खरीदा है और 6 पेंसिलें खरीदा है। उसके बाद जो श्याम था, श्याम ने 1 पेंसिल खरीदी है, 2 किताब खरीदी है। उसके बाद उसको 1 भी पेंसिल की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद जो मोहन था, मोहन को 2 पेनों की आवश्यकता है, 2 पेन मान लेते खरीदा है। जो किताब थी वह 4 किताबें खरीद लिया। जो पेंसिल थी उन्होंने 8 पेंसिल खरीदी है। और ऐसे तो हो गया दर्शाने का तरीका। हमें इससे यह पता चलता था किसके पास कितनी पेंसिल या कितनी किताबें या कितने पेन है। और इसको यानी कोई भी हमारे पास डाटा है, अगर उस डाटा को हम बड़े ब्रैकेट है या आयताकार के रूप में या आयत के रूप में लिख दें, जैसे यह हमारा आयत है, इस आयताकार बॉक्स जैसा बना दिए तो हम उसे बोलेंगे ऑब्व्यू। जैसे यहाँ पे हम बड़े ब्रैकेट का प्रयोग किया, अगर जैसे इन दोनों लाइनों को बना दिए तो यह एक आयत जैसा बन गया। यानी जो आयताकार बॉक्स के रूप में होगा या आयताकार बॉक्स में होगा या बड़े ब्रैकेट में होगा उसे हम कहेंगे ऑब्व्यू। लेकिन जनरल हम ऑब्व्यू को बड़े ब्रैकेट के रूप में ही लिखते हैं। और यहाँ पर दिया गया सभी में हम बड़े बॉक्स लगा देते। अगर बड़ा बॉक्स लगाया गया, बड़े बॉक्स लगाने का तात्पर्य यह है कि वह एक ऑब्व्यू दिया गया है। और यहाँ भी बड़ा, सब में हम बड़े बड़े बॉक्स का प्रयोग कर लेते हैं। अगर बड़े बॉक्स का प्रयोग किए हैं तो वह एक हमारा ऑब्व्यू दिया गया है। यहाँ भी बड़े बॉक्स का प्रयोग करते हैं। सभी में बड़े बॉक्स का प्रयोग कर लेते हैं। और उसके बाद देखते हैं किस बॉक्स में क्या क्या दिया गया है। अगर पहला बॉक्स देखें तो पहले बॉक्स में एक नंबर 2 दिया गया, दूसरे नंबर 5 दिए गए हैं। और यह जो नंबर दिए गए हैं बॉक्स में उन्हें हम कहते हैं अवयव। जो आप लोग क्लास 11 में समुच्चय चैप्टर पढ़े होंगे उसमें एक अवयव नाम आया होगा, उसे कहते हैं अवयव। और यहाँ पे भी अवयविक बोल, जैसे यह पहला बॉक्स था, पहले में 2 और 5 था, इसमें 1 अवयव, यह 2 अवयव। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अवयव दिए गए हैं। और यहाँ पर देखें तो 1 2 3 और 4 ऐसे कुछ अवयव दिए गए। सभी बॉक्सों में देखेंगे तो सभी बॉक्सों में कुछ न कुछ अवयव हमारे दिए गए हैं। उसके बाद अगर इसको लिखना है, अगर हमारी रेखा ऐसे यानी सीधी सीधी अगर ऐसे चली है तो इसको बोलते हैं हम लोग पंक्ति, और इंग्लिश में बोलते हैं रो। अगर हमारी रेखा ऊपर से नीचे की तरफ है तो इस रेखा को बोलते हैं स्तंभ, और यह बोलते हैं कॉलम। इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रो, और हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, और ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखाएं होते हैं उसको बोलते हैं स्तंभ।
अगर यहाँ पर देखें तो ऐसे हमारे पास टोटल एक ही रेखा जा रही है, और ऐसे गिने तो यह पहली रेखा हो गई और यहाँ पर हो गई दूसरी रेखा। ऐसे टोटल दो रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो दो दो रेखाएं मिल रही हैं, लेकिन हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं तो टोटल हमें एक ही रेखा मिल रही है। यानी बाएं से दाएं जाने पर जो रेखा मिलती है उसे हम बोलते हैं पंक्ति, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं उसे बोलते हैं हम लोग स्तंभ या बोलते हैं कॉलम। तो पहला, और यहाँ पर देखी जाए तो अवयव कितने हैं, एक अवयव और दो अवयव है। तो यहाँ पर अगर आप भी देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर कुछ अंक लिखे जाते हैं। यहाँ पर जो अंक लिखे जाते हैं वह कैसे लिखे हैं, तो सबसे पहले हम लोग पंक्ति पढ़े हैं, दूसरा पढ़े हैं स्तंभ। पंक्ति का मतलब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं उसे स्तंभ बोलते हैं, जो बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पंक्ति। यानी सबसे पहले पंक्तियों की संख्या यहाँ पर एक लिखी गई तो एक लिखते हैं, और यहाँ पर जो स्तंभ है, स्तंभ हमारे एक है और दो, तो यहाँ पर लिख देते हैं दो, और इसके बीच में कोई एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उस चिन्ह का नाम होता है हमारा गुणा। और गुणा यह दर्शाता है कि यह हमारा मैट्रिक्स यानी आव्यूह है, यानी यहाँ पर एक कोई कोटि है, यानी यह यहाँ पर गुणा नहीं, अगर गुणा कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो हमें यह पता चल जाए कि इस आव्यूह में कुल कितने अवयव थे। जैसे यहाँ पर दो का गुणा एक में करेंगे, दो एक कर दो होता है, यहाँ पर अवयव गिनेंगे तो एक और एक मिलकर के दो। अगर गुणा करेंगे तो हमें अवयव मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे गुणा नहीं होता है, बस गुणा दर्शाया जाता है लेकिन गुणा में नहीं करना होता है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर पहला है, पहली पंक्ति है, यहाँ पर दूसरी पंक्ति है। पंक्ति को रो से लिखते हैं तो शॉर्टकट में आर का प्रयोग करते हैं, तो पहला रो है, यह दूसरा रो है। यहाँ पर पहला कॉलम है और यहाँ पर दिया गया हमारा दूसरा, तो C1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं C2। तो सबसे पहले हम लोग रो को लिखते हैं, रो हमारा एक और दो रो है तो दो गुणे, और दूसरी बार कॉलम लिखते हैं, पहला कॉलम है या दूसरा तो दो गुणे दो, और यह जो लिखे हैं इसी चीज को हम बोलते हैं कोटि, और इसकी कोटि दी गई है दो गुणे दो की। और यहाँ पर देखते हैं पहला है यानी R1 है, R2 है, R3 दिया गया है। यानी सबसे पहले यह R1 यानी पंक्ति के बारे में दर्शा ले, पहली पंक्ति है, दूसरी और तीसरी, यह पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो इसको लिख देते हैं C1, इसको लिख देते हैं C2। C1 हो गया, C2 हो गया, यानी पहले हम रो को लिखते हैं, पहला दूसरा और तीसरा, यानी तीन गुणे, और यहाँ पे पंक्तियों की कॉलम की संख्या यानी स्तंभों की संख्या एक और दो दी गई, तो इसकी कोटि हो जाएगी तीन गुणे दो की। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ही पंक्ति है तो इसको मान लेते हैं R1, पहला स्तंभ है, दूसरा और तीसरा, तो एक गुणे तीन, और यह एक और तीन हमें यह बताएगा तो इसकी कोटि है एक गुणे तीन की। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर R1 दिया गया है यानी पहला रो है, यह दूसरा रो दिया गया, पहला कॉलम, और यह दिया गया दूसरा कॉलम, यह दिया गया हमारा तीसरा कॉलम। यानी हमारे पास टोटल एक पंक्ति है, दो पंक्ति है तो लिख देंगे दो, फिर लिखेंगे गुणा, और पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा, तो दो गुणे तीन, और यह दो गुणे तीन यह बताएगा इस जो आव्यूह दिया गया है इस आव्यूह का नाम कोटि हमारी दो गुणे तीन की है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया पहला रो R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3, टोटल हमारे पास तीन रो दिए गए हैं, और पहला कॉलम, और यहाँ पर दिया गया दूसरा कॉलम, यहाँ पर दिया गया है तीसरा कॉलम। तीन रो है और तीन कॉलम है तो इसकी कोटि हो गई तीन गुणे तीन की। क्योंकि अगर पहला देखें तो यहाँ पर एक गुणे दो कोटि है, यहाँ पर दो गुणे दो है, और यहाँ पर तीन गुणे दो है, और यहाँ पर एक गुणे तीन है, यहाँ पर दो गुणे तीन है, और यहाँ पर तीन गुणे तीन है। इसमें कुछ बराबर भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर दो गुणे दो है यानी स्तंभ और कोटियों की संख्या बराबर होगी, उसे बोलेंगे वर्ग आव्यूह। जैसे यहाँ पर कोटि है, कोटि में पंक्ति को R से लिखते हैं और कॉलम को C से लिखते हैं, यानी दो गुणे दो दोनों जब बराबर होंगे तो उसे बोलेंगे वर्ग आव्यूह। यहाँ पे यह भी एक वर्ग आव्यूह है जो हमें आगे पढ़ना है। और यहाँ भी देखिए तीन गुणे तीन है, इसको भी कहेंगे वर्ग आव्यूह, हमें आगे जानकारियां लेनी है। और कोटि के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, लिखेंगे कोटि।
जो कोटि है या फिर इससे पहले आव्यूह जो है आव्यूह को लिखते कैसे हैं। यानी कोई भी आव्यूह होगा, जैसे हमारा यह पहला है, अगर आव्यूह दिया गया 2 और 5 लिखा गया, 2 और 5 ऐसे लिखा गया, लेकिन इसके लिए कोई अंक होगा। जैसे हम समुच्चय में सबसे पहले कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, वैसे सेम टू सेम जो आव्यूह होगा आव्यूह के लिए कोई एक मानक मान लेंगे। जैसे हम मान लेते हैं ए बराबर है हमारा कैपिटल ए बराबर 2 और 5। यह जो ए माने यह हमेशा ही कैपिटल होगा, और यह कैपिटल यह दर्शाएगा तो उस आव्यूह का नाम क्या दिया गया है, यानी यह आव्यूह जो हमारा था वह दिया गया है ए आव्यूह।